नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पाठ फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों व्याकरण। अब देखिए संस्कृत विषय का जो व्याकरण है उसमें हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। संज्ञा प्रकरण पूर्ण हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम अच संधि प्रकरण कि ये जो अच संधि प्रकरण है विद्यार्थियों, अच संधि प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जो यण संधि के साथ प्रारंभ होता है। अच से तात्पर्य क्या होता है? जब आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो अच में अ ई उ री ली क ए उंग औच यहाँ तक जो वर्ण थे वे सब किस में आ जाते हैं? अच प्रकरण में। और अच संधि से तात्पर्य क्या होता है? संधि को एक तरह से संहिता भी कह सकते हैं। और संधि से तात्पर्य जब अचों के मध्य में कोई संधि होती है। संधि किसको कहते हैं? मेल को, वर्णों का मेल, वर्ण विकार, दो वर्ण मिलकर कोई नए वर्ण की उत्पत्ति हो जाए, ये सब क्या है? संधि कहलाता है। अब प्रत्येक संधि के लिए संस्कृत भाषा में अलग अलग सूत्र निर्धारित किए गए हैं। और सूत्र निर्धारित किए गए हैं तो विद्यार्थियों आपको उन सूत्रों के अनुसार संधि करनी है। देखिए क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले जो संधि है, संहिता है, वहाँ कहाँ कहाँ पर हो सकती है? संहिता संधि एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, साहित्यिक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः क्या कहते हैं? संहितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। देखिए क्या कहते हैं, ये पाणिनि ने कहा है। ये पुस्तक तो हमारी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है आप जानते हैं सब, ये भरद्वाज ने लिखी थी। देखिए क्या कहते हैं कि संहितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः समनित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। कि जो संधि होती है विद्यार्थियों, वह संधि संहितैक पदे नित्या की संहिता में नित्य होती है। क्या बताया? संहितैक पदे नित्या। संहिता का तात्पर्य होता है जहां संधि हो रही हो। जो संहिता है वह एक पदे नित्या, संहिता कहते हैं संधि को, कि संहिता एक पदे नित्या, एक पदे नित्या, यहां से ए निकल आएगा तो एक पदे नित्या कि जो संहिता है, जो संधि है, एक पद में नित्य होती है। एक पद में नित्य कैसे होगी?
जैसे मान लीजिए आपने पढ़ रखा है, कोई भी पद है, मान लो हम पढ़ते हैं राम, और फिर आपके पास ये, तो यहां संधि नित्य होगी, ये क्या हो जाएगा, राम, राम। तो दूसरा उदाहरण दिया उसने, नित्या धातु उपसर्गयोः, कि अगर कोई धातु और उपसर्ग मिले हुए हैं तो वह नित्य होती है, उनको अलग अलग प्रयुक्त नहीं कर सकते, वे हमेशा साथ साथ प्रयुक्त होंगे। जैसे देखिए आपने लिखा भूय, तो आप इसको अलग नहीं लिख सकते, आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो क्या कहा, संहिता जो होती है, जो संधि होती है, आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा, परः सन्निकर्षः संहिता। तो अब देखिए धातु और उपसर्ग कभी भी अलग नहीं हो सकते, इनमें नित्य होती है। नित्या समासे, जैसे समास है, समास में आप लिख लेते हैं, मान लीजिए प्रति प्लस एकम है, ये समास है हमारा अव्ययी भाव समास है। तो ये जो अव्ययी भाव समास है विद्यार्थियों, तो इसको हम ऐसे अलग प्रयुक्त नहीं कर सकते, आपको यह ऐसे ही प्रयुक्त करना पड़ेगा। प्रत्येकम क्या कहते हैं कि ये जो है इसको आप अलग से प्रयुक्त नहीं कर सकते, यह आपको एक साथ ही प्रयुक्त करना पड़ेगा विद्यार्थियों। अब देखिए होता क्या है इसमें कि जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा जब पढ़ेंगे तो समास में नित्य हो जाएगी। अब बात आती है वाक्य, जो वाक्य होता है, तो वाक्य में विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षा कहते हैं जो कहने की इच्छा होती है, जो कहने वाला है वाक्य को, उसकी अगर इच्छा होती है तो संधि कर सकता है, नहीं इच्छा है तो अलग लिख सकता है। जैसे आप लिखते हैं सह ग्रहम आगच्छति, ये एक वाक्य है, कौन सा वाक्य है, सह ग्रहम आगच्छति। सह गृहम आगच्छति, वह घर आता है। विवक्षा किसको बोलते हैं, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, जो वाक्य होता है उसमें वह कहने वाले की इच्छा पे निर्भर करती है कि उसको संधि करनी है अथवा नहीं करनी है। देखिए अब ये यहां संधि हो सकती है, तो देखिए संधि कैसे होगी, गृहम आगच्छति, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किस पे निर्भर करता है, जो वाक्य कहने वाला है। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि संधि कहाँ कहाँ हो सकती है। तो देखिए संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, कि जो कहने वाला होता है, देखिए संहिता जो होती है, संहिता कहते हैं संधि को, एक पदे नित्या, एक पद जहाँ होता है वहाँ संधि निश्चित रूप से नित्य होती है, यानी करनी ही पड़ेगी। नित्या धातु उपसर्गयोः, और जो धातु उपसर्ग होते हैं उनमें भी संधि नित्य होती है। और नित्या समासे, और नित्य वह समास में होती है। और वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में तो वह कहने वाले के ऊपर निर्भर करती है विद्यार्थियों। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
कि अच जो संधि है विद्यार्थियों, और अच संधि जब हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रारंभ होती है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो अच संधि प्रारंभ होती है वह अच संधि यण संधि से प्रारंभ होती है। किस संधि से होती है? यण संधि से प्रारंभ होती है। देखिए इसमें पहली संधि है हमारी यण संधि, और देखिए इसका जो सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है? एको यणचि। एको यणचि, ये सूत्र है यण संधि का। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? संहिता के विषय में क्या कहते हैं? संहिता के विषय में अच परे होने पर एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संहिता के विषय में। यह क्यों कहा है? संहिता इसलिए कहा है जब हमको संधि करनी हो, संहिता का विषय चल रहा है, हमें संधि करनी है, तो संहिता के विषय में अच, अच कहते हैं स्वर को, अच परे होने पर, परे का मतलब है बाद में होने पर, एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात संहिता के विषय में एक वर्ण ए ओ रे और रे के बाद, एक वर्ण के बाद अच आए तो क्या कहते हैं? संहिता के विषय में एक वर्ण के बाद अच आए तो एक के स्थान पर यण य व र और ल आदेश हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए एक क्या है? एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार में ई उ री ली वर्ण आते हैं। उसके बाद अच, अच कहते हैं स्वरों को, अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। और एक के स्थान पर यण, यण से तात्पर्य होता है य व र और ल। इनको क्या कहते हैं? हम यण कहते हैं। इनको अंतःस्थ भी कहते हैं और अर्धस्वर भी कहते हैं।
तो देखिए यण हो जाता है, इसलिए संधि का नाम क्या रख गया, यण संधि। क्योंकि एक जो वर्ण है ई उ री ली, इनके स्थान पे क्या हो जाते हैं, य व र ल। तो ये जो यण है, क्योंकि ये यण प्रत्याहार में आते हैं और यण प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए इस संधि का नाम क्या हो गया बच्चों, यण संधि। जैसे अब जैसे में क्या करेंगे आप, देखिए जैसे आप लिखेंगे प्रति प्लस एक, ठीक है। तो देखिए ये जो ई है, जब इसको हम अलग अलग लिखते हैं तो स्थिति बनती है हमारी ऐसे। तो ये जो ई है इस सूत्र से क्या हो जाती है, य हो जाती है। और आप लिखेंगे देखिए प्रत्येक ऐसे। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपके में कि जो ई है, ई को क्या हो जाता है, य हो जाता है। ऊ को व, क्या क्या होगा कि ई को तो हो जाएगा य, ऊ को हो जाएगा व, री को हो जाएगा र, और ली को हो जाएगा ल। इस प्रकार से विद्यार्थियों ई उ री और ली इनका वह हो जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, इस ई के स्थान पर य हो गया। इसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आप। देखिए एक उदाहरण है सुधी प्लस उपास्य। तो आप देखिए जब इसको अलग लिखेंगे तो स्थिति बन जाएगी धा ई और उपास्य। अब देखिए ये जो ई है वह एक में आती है। आपको ये परेशानी हो सकती है कि ये तो दीर्घ ई है और यह ह्रस्व ई है। तो दीर्घ और जो ह्रस्व होते हैं, तो ह्रस्व से तात्पर्य क्या होता है विद्यार्थियों, ह्रस्व का तात्पर्य होता है छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो ये ई कह देंगे हम, केवल एक ई कह देंगे। तो जो 18 प्रकार की ई है मैंने आपको बताई थी, तो उस 18 प्रकार की ई का ज्ञान हो जाता है। क्या कहते हैं कि जो 18 प्रकार की ई है उसका हमको ज्ञान हो जाता है। किसके आधार पर, एक ई कहने से हमें 18 ही ई का ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है यहाँ ई है, ई के बाद स्वर भी है। तो ये जो ई है वो किस में बदल जाती है, हमारी ई बदल जाती है हमारी या में। और हमारे पास यह है उपास्य, तो ये बन जाएगा आपका, देखिए ये आधा है, ये या हो गया, ये वो इसमें मिल गया और ये बन जाएगा आपका शुद्ध। इसी प्रकार से ऊ के उदाहरण होते हैं। देखिए जैसे आपने पढ़ा अनु प्लस अया, तो आपको पता है जब इसको आप अलग लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ऊ आ जाएगा और अय है। ठीक है। अब ये ऊ को देखिए आपको पता है ये ऊ है, एक प्रत्याहार में आता है और इस ऊ के बाद क्या है, स्वर भी आ रहा है और ये स्वर आ रहा है, इसलिए इस ऊ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा और स्थिति ऐसे होगी। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये ना आधा है तो ये वा भी आधा है, लेकिन ये आ इसमें जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा अद्वय। इसी प्रकार देखिए
आप लिखते हैं, मान लीजिए पितृ प्लस आज्ञा। क्या लिखते हैं? पितृ प्लस आज्ञा। तो देखिए आपको पता है ये री है और ये री किस में बदल जाती है? रा में। तो आप देखिए जब इसको पहले तो आप अलग कर लीजिए, आप लिखेंगे ये और फिर लिखेंगे री और प्लस आज्ञा। ठीक है। और ये जो आज्ञा है, अब आपको पता है यहाँ री है, री के बाद स्वर है, तो ये बन जाएगा पित और ये री को हो जाएगा रा और यहां लिख जाएगा आज्ञा। और देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे आधा ता और रा मिलके हो जाता है त्र, तो ये हो जाएगा आपका पित्राज्ञा। इसी प्रकार से आप लिखेंगे लिरी प्लस आकृति। क्या लिखेंगे? लिरी प्लस आकृति। और देखिए आपको पता है ये लिरी स्वर है, इसके बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो ये बन जाएगा ल प्लस आकृति। और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लाकृति। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसको साफ करता हूं। अब देखिए ये सूत्र आपके लिए अगर व्याख्या के लिए आता है तो आपको क्या करना है? पहले ये अर्थ लिखेंगे और फिर लिखेंगे आप जैसे में सुधी प्लस उपास्य, और आप लिखेंगे इस उदाहरण में धकार उत्तरवर्ती ईकार के बाद अच उकार है, अतः एको यणचि सूत्र से, अतः एको यणचि सूत्र से ईकार को यकार होकर
स्थिति बनती है। इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे, आपको जितने नंबर हैं वो मिल जाएंगे विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक सूत्र है, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसका अर्थ है, देखिए, सप्तमी अंत के निर्देश से क्रियमाण कार्य सप्तमी अंत के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर जानना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, सप्तमी अंत के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर जानना चाहिए। ये क्या है विद्यार्थियों, एक परिभाषा सूत्र है।
पहला जो इको यणची सूत्र था वह विधि सूत्र था। पहला जो इको यणची है वो क्या है? विधि सूत्र है। और ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र कोई भी कार्य नहीं करते, लेकिन कोई भी कार्य जो होता है उसमें सहायता अवश्य प्रदान करते हैं परिभाषा सूत्र। तो इसलिए विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि परिभाषा सूत्र केवल हमारी सिद्धि में सहायता करते हैं, ना कि सिद्धि करते हो। तो देखिए ये क्या कहता है, आप समझ लीजिए इसको कि अभी समझा रहा हूं और जब आपको उदाहरण लिखाऊंगा तो उदाहरण लिख लेना कि आपने सूत्र पढ़ा था इको यणची, ये पढ़ा था। अब इसका जो अगर हम इसको अलग करें तो ये इस हिसाब से आता है आपका सूत्र। अब ये जो अच्छी शब्द है ये सप्तमी है। अच में सप्तमी विभक्ति लगा दें तो क्या बन जाता है? अची। तो सप्तमी अंत के निर्देश से क्रियमाण कार्य अच, उसमें यही कहा था अच परे होने पर। अच किससे परे होने पर? इक से। यही बात कही थी कि अच परे होने पर इक के स्थान पे यण हो जाता है। अगर इक के बाद अच है और अच है तो उससे पहले जो इक होगा उसको यण हो जाएगा। अब बात आई थी, आपने लिखा सुधी प्लस उपास्य। क्या लिखा विद्यार्थियों आपने? सुधी प्लस उपास्य। अब देखिए इसने क्या कहा है कि अची, अची माने स्वर। तो सप्तमी अंत है, इसमें सप्तमी विभक्ति भी लग रही है। किसमें? इस अची में। तो सप्तमी अंत के निर्देश से क्रियमाण कार्य की सप्तमी विभक्ति का जिसमें प्रयोग किया गया है और उसके निर्देश से जो करने वाला कार्य है, जो हमको कार्य करना है, क्या करना है? संधि करनी है। अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित। अन्य वर्ण क्या होते हैं? क्योंकि स्वर संधि चल रही है तो अन्य वर्ण क्या हो गए? व्यंजन हो गए। व्यवधान से रहित पूर्ण वर्ण के स्थान पर जानना चाहिए कि ये जो उकार है ये स्वर हो गया और इससे पहले ई जो है उसमें किसी का भी व्यवधान नहीं है, तो इसलिए हमें ई के स्थान पर यण करना है। यह कहता है ये सूत्र। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊ भी इक में आता है लेकिन ऊ के बाद क्या आ रहा है? अन्य वर्ण आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसमें कार्य नहीं होगा। इसलिए कहाँ होगा? ई के स्थान पर। अब देखो देखिए आप लिखेंगे जैसे आप लिखेंगे इको यणची सूत्र में अची सप्तमी अंत है और उदाहरण सुधी प्लस उपास्य में क्या कहते हैं? अची सप्तमी अंत है और उदाहरण सुधी प्लस उपास्य में अची शब्द से अची पद से उकार
उपास्य के उकार का ज्ञान होता है। क्या कहते हैं कि सुधी प्लस उपास्य में अचि पद से उपास्य के उकार का ज्ञान होता है। और देखिए, उकार से पहले वर्णों के व्यवधान से रहित वर्णों के व्यवधान से रहित वर्ण धकार उत्तरवर्ती आकार है। क्या कहते हैं कि सुधी प्लस उपास्य में अचि पद से उपास्य के उकार का ज्ञान होता है और उकार से पहले वर्णों के व्यवधान से रहित वर्ण धकार उत्तरवर्ती ईकार है। धकार उत्तरवर्ती ईकार है। अतः इको यणचि सूत्र से विधीयमान कार्य अतः इको यणचि सूत्र से विधीयमान कार्य धकार उत्तरवर्ती ईकार के स्थान पर जानना चाहिए। अर्थात ईकार के स्थान पर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का लेक्चर पढ़ेंगे हम आगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।